नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये होता क्या है, इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ये होते क्या हैं, इसका कोई डिफिनेशन सिंपल सा है कि एक ऐसा तरंग जिसको संचरित होने के लिए यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसे हम अयांत्रिक तरंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम अयांत्रिक भी तरंग बोल सकते हैं, क्योंकि यांत्रिक में होता है दो प्रकार के तरंग होते हैं। एक होता है यांत्रिक और एक होता है अयांत्रिक, जिसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होती है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में चलते हैं, ठीक है ना। यांत्रिक में क्या होता था, उसमें ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार के जो माध्यम होते, उसी के माध्यम से तरंग का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बता दें, इसमें जो जैसे कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, हम कह किसको सकते हैं, मतलब क्या गुण रहेगा, मतलब एक ऐसा तरंग जिसमें क्या क्या गुण होना चाहिए ताकि हम उसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कह सकते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 1 पे बढ़ते हैं। पहला, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग जितने भी होते हैं सब में आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होते हैं, ठीक है। तो क्यू हो गया, क्यू बराबर इसे हम क्या डिनोट करेंगे, आवेश, ठीक है। तो एक ऐसा तरंग जिसमें जो होता है आवेश की जो गति होती है यानी वेलोसिटी जो होती है वो मान लीजिए कि 0 है, ठीक है, शून्य है, मतलब वो गति नहीं कर रही, वो अपने स्थान पे स्थिर है, ठीक है ना। तो उसका जो होगा वो क्या उत्पन्न करेगी, इससे जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक एरिया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होगा। दूसरा में चलिए बढ़ते हैं क्यू में, कि एक ऐसा तरंग जिसमें आवेश की जो गति होगी, ठीक है ना, नियत रहेगी। क्या रहेगी, नियत रहेगी, यानी एक समान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसमें देखिए होगा विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होगा, ठीक है। ठीक है, यानी हमें अगर किसी तरंग में जो आवेश होता है, आवेश की गति जो होगी वो क्या नियत रहेगी, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो भी उत्पन्न करेगी। अब तीसरा में बढ़ते हैं। तीसरा में क्या होगा, इसकी जो तरंग की जो गति होगी यानी आवेश की गति होगी, यानी कि ऐसा तरंग जिसके अंतर्गत जो आवेश होती है, ठीक है ना, उसका जो गति वेलोसिटी यानी गति, इसका जो क्या होगा, ए इक्वल ना हो, ए इक्वल ना हो तो क्या हो, यानी एक समान ना हो। यानी क्या होता है, जब एक समान नहीं हो तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहता है, ठीक नहीं, यानी त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ रही है। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी यही कंडीशन होगा, विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस, ये तो हो रहा है इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब इसमें क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो नियत नहीं रहेगी, यानी त्वरित गति से चल रही हो, ये क्या हो रही है, त्वरित हो रहा है, ठीक है ना। यानी त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी और इसके साथ रेडिएशन जो होता है यानी विकिरण भी उत्पन्न करेगी, ठीक है। विकिरण यानी रेडिएशन, रेडिएशन भी उत्पन्न करेगी। जब ये तीनों जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक ऐसा तरंग जिसमें ये पहला दूसरा तीसरा ये जो तीनों प्रक्रिया है, जिस तरंग में अप्लाई होता है, जिस तरंग में ये तीनों का गुण रहता है, उस तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। यानी ये जो है, ये तीनों मुख्य रूप से क्या है, ये हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है।
यानी ये 3 गुण जिस तरंग में रहेगा उस तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे इसमें थोड़ा बढ़ते हैं। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे इसका पिछला टॉपिक में, कि क्या होता है, दो सिरंगों के बीच की दूरी, दो सिरंगों की बीच की दूरी सिरिंग किस तरह से बनती है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया सिरिंग हो गया, और ये भी सिरिंग हो गया, और ये क्या हो गया, गर्त। ठीक है, यानी दो सिरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितना होती है, तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये होता है 10⁻⁻14 से लेके, ठीक है, 10⁻8 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना ही होता है। विद्युत चुम्बकीय जितने भी तरंग हैं, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय के कौन कौन से प्रकार उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य का जब वर्गीकरण किया जाता है यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम बना दिए, क्योंकि समय थोड़ा कम लगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं टोटल 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख दिए गामा किरण, एक्स किरण, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल यानी विजुअल में क्या होता है, दृश्य किरण, IR से हो गया इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड हो गया जिसे अवरक्त किरण कहा जाता है। और आगे बात सूक्ष्म तरंग, ये हो गया माइक्रोवेव, और ये हो गया रेडियो वेव। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये दो तरंग की संचरण की जो दिशा होती है, तरंग इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाती है, जहाँ पे ये क्या होगी, ये हो गया सिरिंग हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, गर्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसे लाइन बाय इसलिए लिखा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है विजुअल जो होता है बीच में जो होता है ये वाला, ये क्या होता है, यहाँ से दोनों का जो मान होता है धीरे धीरे चेंज होता है। यहाँ पर क्या है, गामा किरण, एक्स किरण और अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है, इनका जो वेधन क्षमता होती है, ठीक है ना, यानी वेधन क्षमता जो होती है इसकी अधिक होती है। ठीक है, और ये क्या होती है कि ज़्यादा दूर तक ये नहीं जाके ये असर कर पाती है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से जब इसको हम गामा किरण का जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ से नज़दीक से, ठीक है ना, तो ये वर्क कर ले, लेकिन क्या होगा कि 20 मीटर या 25 मीटर की दूरी पे जब गामा किरण का यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, यानी क्या होगा कि इसका जो वेधन क्षमता वो ज़्यादा है, और ये जो क्या बोले, इसका जो विसरण है, ठीक है ना, यानी जो फैलाव होता है वो ज़्यादा दूर तक इसका वर्क नहीं करती, यानी कम जगह पे ही ये वर्क करती है। ठीक है, इसके बाद विजुअल के इस साइड इस तरफ जाते हैं, यानी इस तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो वेधन क्षमता जो होता है कम होता है। ठीक है ना, वेधन क्षमता होता है जो कम होता है, लेकिन क्या होता है कि इसके द्वारा हम बहुत दूर तक इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए रेडियो वेव। रेडियो क्या होता है, दिल्ली से प्रसारण होता है, हम यहाँ सुन सकते हैं। ठीक ना, जैसे बोला जाता है BBC लंदन। ठीक है, तो वहाँ से जब वो चालू है और हम यहाँ इंडिया में सुन रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो होती है लेंथ, दूरी जो होती है इसकी होती है। ठीक ना, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा दूरी तक होती है, और सबसे कम होती है गामा किरण की। ठीक है ना, लेकिन वेधन क्षमता इसका नहीं होती है और इसका वेधन क्षमता होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में ये डायग्राम बना दिया, एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रो, और ये हो गया रेडियो वेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गामा किरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें गामा किरण की जो खोज किए थे उसका उनका नाम था पॉल विलार्ड। ठीक है, गामा किरण के जो खोजकर्ता थे पॉल विलार्ड थे। ठीक है, और बता दें इस गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। ठीक है, अब बता दें इसके जो उपयोग हैं, इसके जो उपयोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं। वेधन क्षमता जब होता है किसी को वस्तु को भेदने के लिए, ठीक है ना, जैसे किसी वस्तु को एक गहराई मापने में या भेदने में, से गहराई मापने या भेदने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा क्या हो गया, जैसे क्या होता है कि गोदाम में इस किरण का उपयोग किया जाता है, गोदाम हो गया उसमें इस तरह का इस किरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होता है
कि इसकी जो वेधन क्षमता होती है काफ़ी मात्रा में अधिक होती है। तो जहाँ पे अनाज के गोदाम होते हैं, जहाँ पे अनाज रखी जाती है, वहाँ पे रात को क्या किया जाता है, इसको ऑन कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऑन कर देने के बाद क्या होता है, इसकी वेधन क्षमता इतनी काफ़ी अधिक होती है कि इसके अगल बगल में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, शरीर को छेद कर देते हैं, शरीर को छेद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जीवाणु मर जाते हैं। जीवाणु मर जाते हैं तो अनाज सुरक्षित रह जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है गोदाम में और गहराई या किसी चीज़ को भेदने के लिए। इसका मेन टॉपिक आप ये ध्यान में रखिए, गहराई या भेदने के लिए इस किरण का उपयोग किया जाता है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन है, पॉल विलार्ड, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। आपको ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा कि गहराई और भेदने वाला है। इसका उपनाम भी बता के भेदक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इसकी होती है, गामा किरण की होती है, ठीक है। और गोदाम के बारे में बता ही दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा में, एक्स किरण, ठीक है। एक्स किरण का खोज किया था डब्लू को रेंटसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका खोज किया था। यहाँ पर लिख देते हैं डब्लू के रोएंटजन। एक्स किरण का खोज डब्लू को रेंटजन द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। शल्य चिकित्सा जैसे क्या होता है कि जब किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है तो एक्सरे मशीन द्वारा एक्सरे किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उस मशीन की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, इसका जो मान होता है ये रोएंटजन में ही मापा जाता है, ठीक है। इसका जो मान होता है एक्सरे मशीन का, वो रेंटजन में ही जो होता है, और उसका जो मान होता है कितना मान तक, जब हम लोगों के शरीर का जो एक्सरे किया जाता है तो उसका जो मान होता है कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 रोएंटजन। अगर 6 रोएंटजन से अगर ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर को बहुत ही हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। किसी भी मशीन, ये जितने भी एक्सरे मशीन है उनकी जो वेधन क्षमता होती है वो 6 रोएंटजन होता है। रोएंटजन मान हो गया, इसका मात्रक हो गया, समझे थे एक प्रकार से। और इसका मात्रक किस लिए हुआ, क्योंकि एक्स किरण का खोज ही डब्लू के रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक रखा गया रोएंटजन, ठीक है ना। यानी एक्सरे मशीन का जो मान होता है वो 6 रोएंटजन होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर के लिए वह हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो पहला उपयोग इसका कहाँ हो गया, उपयोग देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्सरे मशीन में। एक्सरे मशीन में होता है सर्वाधिक, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है एक्सरे मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। तो एक्सरे मशीन में क्या होता है कि जब वो किरण हमारे शरीर के अंदर जाती है तो जहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि परसेंटेज के अनुसार, मान लीजिए एक किरण का परसेंटेज मान लीजिए 100% अंदर गया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का अगर शरीर के कहीं अंग, कहीं हड्डी अगर टूटा हुआ या क्रैक हुआ है तो वो क्या करती है, इसका परसेंटेज का कुछ हिस्सा जो होता है मान लीजिए वहाँ पे अवशोषित कर लेती है। मान लीजिए कि 5% हिस्सा है, वो क्या करती है, वो मशीन अवशोषित कर लेती है और वो जो रिफ्लेक्ट करके बचती है तो कितना आती है, 100 में से 5 गया तो बराबर 95 आ रही है। तो इससे क्या साबित होता है कि हड्डी कहीं पे टूटा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का हड्डी नहीं टूटा होता है तो क्या होता है कि 100% जब एक्स किरण को जब उसमें दिया जाता है तो क्या होता है कि 100 का 100% वो वापस भेज देता है। इससे क्या तात्पर्य ये निकलता है कि उसका हड्डी टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों के बारे में जान गए, गामा किरण और एक्स किरण के बारे में जान गए। अब आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण के, यानी हिंदी में से पराबैंगनी किरण बोला जाता है, पराबैंगनी। ये होते क्या है और हमारे दैनिक में इसका क्या वैल्यू है। तो ये जो है हमारे लिए हानिकारक ही है और लाभकारी भी होता है। तो देखिए सबसे पहले हानिकारक के बारे में जानेंगे। तो पराबैंगनी किरण कहाँ से आती है, तो पराबैंगनी किरण जो आती है वो सूर्य के प्रकाश से आती है, ठीक है ना। पराबैंगनी किरण जो आती है वो सूर्य के प्रकाश से आती है और हमारे प्रकाश वायुमंडल में जो क्या है वो मंडल है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत।
ठीक है। ओजोन परत है जो इसको क्या करती है, वहाँ पे रोकती है। ओजोन परत है जो वहाँ क्या करती है, पराबैंगनी किरण को यानी अल्ट्रा वायलेट रे को वो अवशोषित करती है या रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे क्या होगा, कोई भी परत है, मान लिया मोटा या पतला, जब यहाँ से क्या हो रही है, ये किरण यहाँ पे टकरा रही है तो यहाँ से क्या हो रही है, धीरे धीरे ये वापस ऊपर की ओर है, जिसमें से क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा कवच है। इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि ये अगर पृथ्वी पे आएगी तो ये जो किरण है हमारे दैनिक जीवन में इसके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। तो ओजोन परत क्या करती है, इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। कहीं कहीं से क्या होता है, कहीं कहीं पर छिद्र हो जाता है, जैसे अंटार्कटिका में बहुत बड़ा छिद्र है, अंटार्कटिका जो यहाँ पे है वहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र है, वहाँ पे इसका जो है डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। वहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र और डायरेक्ट ये क्या है, यहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे तो मनुष्य निवास करते नहीं, क्योंकि उतना वहाँ तो सिर्फ 90% लगता है, 95% सिर्फ बर्फ ही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ कोई मनुष्य निवास नहीं करता, ठीक है। तो ओजोन परत देखिए किस तरह से ये हानिकारक हो गया। अगर ये हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमें चर्म कैंसर या हो सकती है, ठीक है। तो स्किन कैंसर जिसे बोल सकते हैं, चर्म कैंसर या स्किन कैंसर बोल सकते हैं। अब बात रह गया जी कि स्किन कैंसर जो होता है वो किनको किनको हो सकता है। तो स्किन कैंसर उनको होगा जिन जो बहुत काफ़ी गोरे मात्रा में होते हैं, नहीं बोलता है बहुत ही गोरा लड़का है, तो जो काफ़ी गोरे होते हैं, ठीक है ना, उनको ये जो होता है चर्म कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा रहता है, जो काले रंग के होते हैं उनको बहुत कम खतरा रहता है, क्योंकि उसकी स्किन में जो पाए जाने में मेलानिन जो होते हैं, मेलानिन जो होते हैं जो हमारे कलर को एक त्वचा देती है, ठीक है ना। मेलानिन जो होती है उसको क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर वो हमारे शरीर पे पड़ती भी है तो क्या करती है, पराबैंगनी किरण को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस कर देती है, जिसके कारण हमें चर्म कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन वही बात हो गया गोरे लोग की हो गई, तो वहाँ पर क्या होता है कि गोरे लोग की जो मेलानिन की जो क्षमता होती है, मेलानिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिसके कारण क्या होता है उन्हें या इफेक्टेड कर सकती है, संक्रमण कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके हानि। अब इसके पढ़ते हैं लाभ के बारे में, ठीक है। ये तो हानि था, अब बढ़ते हैं लाभ के बारे में। तो इसके एक लाभ देखिए हम बताते हैं। ये क्या होता है कि इसका जो उपयोग किया जाता है जल में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं जो हमें सूक्ष्म आंखों से दिखाई न देते हैं, उनको क्या करता है, मारती है। यानी जल में उपस्थित यानी जल में जितने कीटाणु जो वगैरह जो भी रहते हैं उनको क्या करते हैं, ये मारते हैं, ठीक है। इसका एक देखिए उदाहरण लेते हैं। एक मशीन आता है जिसको बोला जाता है ना कि पानी को फिल्टर करने वाला वो, जिसको ठीक है, पानी को जो फिल्टर करने वाला एक मशीन रहता है, ठीक है, उसमें इसका देखिए उपयोग होता है। जैसे क्या हो गया, जिसको क्या बोलता है, बहुत प्रकार के बजाज एलियांस का, ओरल का आता है, बहुत तरह के कंपनी का मशीन आता है जो जल को फिल्टर करता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये मशीन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मशीन, और इसके ऊपरी सिरे पे क्या होती है, एक यंत्र लगा रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, पैरा बैगनी किरण यानी और अल्ट्रा वायलेट किरण क्या होती है, यहाँ पे जाती है, और यहाँ पे जो जल रहती है तो इसके अंदर जाती है। और क्या, जैसे ही अंदर जल में जाती है तो क्या करती है, उसमें जो उपस्थित कीटाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, यानी ये मार दिए जाते हैं इसके द्वारा। तो इसका उपयोग इस तरह से हुआ। हानि इससे होता है, लेकिन क्या होगा, गोरे लोग को ज़्यादा खतरा रहता है, जिनका स्किन काला रहता है उनको कम खतरा रहता है, क्योंकि उनके जो मेलानिन होते हैं उनको मदद करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं विजुअल रे के बारे में, यानी दृश्य विकिरण के बारे में। ये दृश्य विकिरण हमारे दैनिक जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो जानने से पहले हम बता दें इनका जो खोज किए थे, ठीक है ना, विजुअल रे का जो खोज किए थे न्यूटन ने किए थे, ठीक है, न्यूटन द्वारा इसका खोज किया गया था। और इसका बताइएगा दैनिक जीवन में उपयोग देखिए किस तरह से। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इस मार्कर को देख रहे हैं या बोर्ड को ही देख रहे हैं, तो किसके द्वारा देख रहे हैं, तो ये दृश्य प्रकाश इस पे पड़ रही है, जिसके कारण हम देख रहे हैं, ठीक है ना। दृश्य प्रकाश के द्वारा हम इसको देख पाते हैं। अगर दृश्य प्रकाश नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो दृश्य प्रकाश में क्या होता है, सभी रंग होता है, लाल पीला बैगनी जो होता है, स्पेक्ट्रम जो बनता है सातों रंग का, वो जब आपस में मिलती है तो एक सब वाइट बनाती है, वाइट रंग का एक कलर बनाती है, जिसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब ये पड़ती है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये पड़ रही है यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं, जैसे यहाँ से ये पड़ रही है, ठीक है, इस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है ये हमारी आँखों पे, ठीक है।
ये क्या कर रही है, हमारी आंखों पे पड़ रही है, और ये हो गया दृश्य प्रकाश। ये हो गया कोई, चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है। जब दृश्य प्रकाश यहाँ पे पड़ती है, दृश्य प्रकाश इस वस्तु पे पड़ी, और ये वस्तु क्या कर रही है, यानी ये बोर्ड क्या कर रही है, हमारी आंखों को यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है यहाँ से, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम संसार में जितने भी कुछ भी देख सकते हैं, तो किसके कारण, दृश्य प्रकाश यानी दृश्य विकिरण के द्वारा हम ही किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर ये नहीं रहता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते, ठीक है ना। इसे या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, विजुअल रे जो होता है इसे हम देख सकते हैं। बाकी जितने भी ये किरण है, गामा किरण, एक्स किरण, इसे हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए क्या होता है, जैसे क्या मोबाइल रिमोट का जो होता है ना, रिमोट का जो होता है रिमोट, उसे क्या कीजिएगा, कैमरा के पीछे कैमरा ऑन करके जब इसे प्रेस करेंगे तो हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन हम आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैमरा के द्वारा देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें ज़्यादा पावरफुल कैमरा होती है, ठीक ना, इसलिए वो उसको देख सकती है, हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दृश्य विकिरण। अब आगे बढ़ते हैं इंफ्रारेड, जिसे हम अवरक्त किरण कहते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरण, हिंदी में इसे हम क्या कह सकते हैं, अवरक्त किरण। तो इसको जानने से पहले इसे बता दें, इनके जो खोज किए थे उन कौन थे, विलियम हर्शेल। इनके जो खोजकर्ता थे वो विलियम हर्शेल थे, ठीक है ना। अब हम जानेंगे इसके बारे में होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, इसका एक उपनाम है, उपनाम इसे कहा जाता है उष्मा कहा जाता है, उष्मा किरण भी बोला जा सकता है, ठीक है, उष्मा किरण। तो उष्मा किरण इसलिए बोला जाता है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक है ना, तो कोई भी वस्तु के द्रव्यमान में जब अणु के जल होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे हम यहाँ से ये अवरक्त किरण को यहाँ पे इस वस्तु पे डाल रहे हैं, ठीक है ना, वस्तु पे डाल रहे हैं, तो इस वस्तु के अंदर में जो होता है, संसार में जितने भी वस्तु है सभी में मास है, ठीक है, तो इस द्रव्यमान के अंदर जो जल के अणु होते हैं, ठीक है, वो अणु इसको क्या करती है, इंफ्रारेड को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इंफ्रारेड को जब अवशोषित कर लेती है तो वस्तु क्या होती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण इसे हम उष्मा किरण भी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। यानी किसी भी वस्तु में जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के अंदर जो जल के अणु होते हैं, अणु द्वारा क्या करते हैं, इंफ्रारेड किरण को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु क्या होती है, गर्म हो जाती है, इसीलिए इसे उष्मा किरण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इसके उपयोग के बारे में। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है रिमोट में होता है, ठीक है, रिमोट में, टीवी रिमोट में, टीवी रिमोट, सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा में भी होता है, टीवी रिमोट और सीसीटीवी कैमरा। और इसका उपयोग क्या होता है, अंधेरे में भी देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, जो हमारी आंखों द्वारा नहीं देखती है अंधेरे में, इसके द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टीवी रिमोट में किस तरह से वर्क करती है। तो सूक्ष्म इंफ्रारेड जो होती है, अवरक्त किरण होती है, टीवी रिमोट को इससे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। क्या टीवी कहाँ पे लगी रहती है, वो यहाँ से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसका जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है, लंबा होता है, बहुत दूर तक जा रही है, ठीक है, जिसका कारण क्या होता है, टीवी को हम कहीं से भी कम से कम तो कुछ दूर तो जैसे 5 मीटर, 6 मीटर या 10 मीटर तक इसे हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे डीडीएच जो लगता है, डीडीएच, डायरेक्ट टू होम, ये क्या होता है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। डीटीएच जो होता है, छतरी जो लगा होता है घर पे ऊपर में, अब तो जितना भी है सभी के घरों में लगे होंगे डीटीएच, वो भी इसी किरण के द्वारा ये कंट्रोल होती है। इसमें किस तरह का प्रयोग होता है डीटीएच में, तो इंफ्रारेड किरण का इसके में प्रयोग होता है। यानी डीटीएच जो होता है इंफ्रारेड के द्वारा ही चलता है। अब बात हो गई सीसीटीवी कैमरा का, तो सीसीटीवी कैमरा में भी इंफ्रारेड का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे हम सूक्ष्म आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो लगी होती है सीसीटीवी में, वो क्या करता है, रात के अंधेरे में भी वो क्या करती है, देख लेती है। यही क्या होती है सीसीटीवी कैमरा। देखिए
ये क्या होता है, सीसीटीवी कैमरा में जो हल्का हल्का से आप लोग देखते होंगे जो रेड टाइप का जो रहता है वो क्या होता है, उससे तो लाइट निकलती नहीं, लेकिन क्या होता है कि उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसमें एक ऐसा लाइट होता है जो क्या करती है, वो देख सकती है, ठीक है ना। यानी एक किरण है जो देख सकती है, लेकिन हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए सीसीटीवी में इस किरण का उपयोग किया जाता है, ताकि रात के अंधेरे में भी चोर वगैरह जो चोरी वगैरह करते हैं तो उसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये था सीसीटीवी कैमरा, और टीवी रिमोट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म तरंग के बारे में। यानी सूक्ष्म तरंग है। इसका उपयोग देखिए कहाँ होता है, तो इसका जो सूक्ष्म तरंग क्या होती है, देखिए पहले इसे समझ, सूक्ष्म में क्या हुआ, छोटा। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो काफ़ी क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तरंग जो होते हैं ये बहुत लघु तरंग वाले उनका, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लघु तरंग भी कह सकते हैं। इनका जो तरंग होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, इसलिए इसे लघु तरंग या सूक्ष्म तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब रह गई बात इसका उपयोग के बारे में, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है जैसे कि मोबाइल में जो वाईफाई रहता है, ब्लूटूथ रहता है, उसके द्वारा, ठीक है। जैसे मोबाइल का वाईफाई, मोबाइल वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, यानी छोटे क्षेत्र के लिए, यानी कम जगह के लिए। अगर ज़्यादा दूर से करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के क्या होता है, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मोबाइल वाईफाई में क्या होता है, इसका रेंज होता है कि आप इतना से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इससे ज़्यादा दूर जाते हैं तो क्या आता है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, यानी संपर्क क्या होता है, टूट जाती है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो मोबाइल वाईफाई के बारे में आप लोग तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ही मोबाइल, सभी के पास मोबाइल है तो सभी वाईफाई के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। तो मोबाइल वाईफाई में इसका प्रयोग किया जाता है लघु तरंग का। अब देखिए ब्लूटूथ जो होता है, ये भी क्या होता है कि जब वाईफाई नहीं तो इसके पहले जो ब्लूटूथ से वीडियो पिक्चर एक दूसरे मोबाइल से जब ट्रांसफ़र होता था तो इसके में ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता था। ब्लूटूथ किसके द्वारा चलती थी, तो ये क्या है, माइक्रोवेव से के द्वारा चलती थी, ठीक है। तो इसका उपयोग मोबाइल वाईफाई ब्लूटूथ ये सब वगैरह में किया जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक और एग्जांपल इसका बता देते हैं। एक माइक्रो ओवन आता है, माइक्रो ओवन एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है, भोजन को जो ठंडा हो जाता है उसको गर्म करने के लिए। अब तो शहरों में इस सभी के घरों में इस तरह से एक मशीन होता है, ठीक है। यहाँ पे दो स्विच टाइप का रखते हैं, घुमाने वाला रहता है, रोटेट करने वाला रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेट बने होती है, यहाँ पे क्या कहते हैं, भोजन रखा जाता है या कुछ भी वस्तु जब रखा जाता है, खाने वाला पदार्थ, तो क्या होता है, यहाँ पे एक इस टाइप का मशीन लगा रहता है, इस तरह से, ठीक है। ये मशीन लगा रहता है या कहीं पे भी लगा होता है, या तो इस साइड भी लगा होगा या निचले सिरा में या ये साइड में, कहीं भी मशीन लगा होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें जब एक इस तरह से चारों तरफ से जाती है या कहीं से भी जा सकती है तो क्या होती है, ये गर्म हो जाती है, ठीक है ना। यानी माइक्रो जो वेव होते हैं उनका अटैक होता है भोजन पे, ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन सिर्फ 2 4 5 मिनट में ही गर्म हो जाते हैं। यानी किसके द्वारा होता है भोजन गर्म, तो माइक्रोवेव के द्वारा भोजन गर्म हो सकता है, ठीक है। आगे क्या होगा, माइक्रो ओवन इसको बोला जाता है, मशीन को माइक्रो ओवन, इस मशीन को क्या कहा जाता है, माइक्रो ओवन। स्क्रीन शॉट में देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे उसका फोटो, ठीक है, माइक्रो ओवन का। ये माइक्रो ओवन के बारे में पढ़ लिए। अब लास्ट पढ़ रहे हैं रेडियो वेव के बारे में, होता क्या है, होते क्या है। तो रेडियो तरंग के बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे क्या होता था कि BBC लंदन में रेडियो चालू है, वहाँ का न्यूज़ हम लोग इंडिया में सुन सकते हैं। तो किसके वजह से हम लोग सुन सकते हैं, तो ये रेडियो वेव के कारण ही हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादातर उपयोग जो होता है अंतरिक्ष विभाग में होता है, इसका ज़्यादातर उपयोग जो होता है कहाँ हो, अंतरिक्ष विभाग में ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग में ज़्यादा होता है। जैसे कि क्या होता है कि जब कोई अंतरिक्ष केंद्र से जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसे पता कहाँ चलेगा, कैसे चलता है कि वो कहाँ पहुँचा है, कितना किलोमीटर की ऊंचाई पे गया है, तो किसके कारण संभव होता है,
ये रेडियो वेव के द्वारा है, ठीक है ना। कितना दिन में पहुंचेगी, कहाँ पे है उसके, तो किसके कारण होता है, टोटल का टोटल रेडियो वेव होता है, ठीक है। जिसके कारण सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो मदद जो सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो रेडियो वेव के द्वारा होती है। जब राकेश शर्मा पहली बार चंद्रमा पर गए थे, ठीक है ना, तो वो किसके माध्यम से बात किए थे, तो वो रेडियो वेव के द्वारा ही बात किए थे, ठीक है। तो रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है अंतरिक्ष विभाग में होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जहाँ तक होता है अपने मित्र को भी शेयर करें। धन्यवाद।